बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस ग्रीष्मावकाश के बाद आज पहला दिन आपका क्लास प्रारंभ हो रहा है। इसमें हम लोग पीछे जो पढ़े हैं उसके आगे के क्रम में पढ़ा जाएगा। फिलहाल स्थितियां ठीक नहीं हैं कोरोना के चलते, तो आप नियमित अपने वीडियो को देखें, नोट्स तैयार करें, आगे का प्लान पढ़ाई का अपने अनुसार निर्धारित कर लें, नियमित पढ़ें और तैयार करें, क्योंकि अधिकांश कोर्स इस ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही समाप्त हो जाएगा। कुछ जो समय बचेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, इम्यूनिटी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें सहज और उपार्जित इम्यूनिटी पढ़ा गया था। सहज इनेट इम्यूनिटी और उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अब ये दोनों को पढ़ लिया गया है। दोनों में थोड़ा डिफरेंसेट अंतर हम बता दें कि सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या अंतर है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या मेन डिफरेंसेज हैं। तो इसमें कुछ अंतर आपको हमें पढ़ना है। तो देख रहे हैं इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। बच्चों, सहज जो प्रतिरक्षा होता है ये जन्मजात होता है। ओरिजिन जो है ये इसकी जन्मजात ये जात होता है। जन्म से ही ये मिलता है, हमें जन्म से ही इसकी उत्पत्ति होती है इस तरह की प्रतिरक्षा, और उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है डिजीज के द्वारा। जबकि ये उपार्जित होती है, ये बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद। इसका कारण क्या होता है? जन्म के बाद, जन्म के बाद। अब ये दोनों है कि सहज इनेट इम्यूनिटी जन्मजात होती है, जन्म के समय, जन्म से पूर्व ही ये प्राप्त होती है। गर्भाशय में ही इसका विकास हो जाता है बच्चे के अंदर, जन्म से पूर्व। जबकि उपार्जित जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होती है, बाहर से इम्यूनिटी बॉडी में सिंथेसाइज होती है, प्राप्त होती है। अब दूसरा ये जो होती है वंशागत होती है, हेरिटेबल होती है। वंशागत हेरिटेबल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये इम्यूनिटी स्थानांतरित होती है, जैसे पेरेंट्स से डॉटर्स में, और अर्ली स्टेज में स्थानांतरित होती है। जबकि ये नॉन हेरिटेबल होती है, नॉन हेरिटेबल, ये वंशागत नहीं होती है, वंशागत नहीं होती है। ये वंशागत नहीं होती है, ये वंशागत इम्यूनिटी नहीं होती है। अब देखिए तीसरा ये है, इसमें मेन अंतर इनेट सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत ये किसी भी रूप में उपार्जित नहीं होती है। किसी रोग कारक के आक्रमण के समय, कोई रोग कारक बॉडी में फैक्टर्स, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई आक्रमण करता है, तो ये उपार्जित नहीं हो पाती है, ये एक्वायर्ड नहीं होती है फैक्टर अफेक्टिंग से। लेकिन ये क्या होती है, कोई रोग कारक या कोई वैक्सीन टीका होता है उसके प्रति एक्वायर्ड होती है। ये नॉन एक्वायर्ड और ये एक्वायर्ड उपार्जित होती है, ये एक्वायर्ड होती है। इस तरह से बच्चों ये सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर रहा। फिर एक बार देख लें अच्छे से कि सहज प्रतिरक्षा ये जन्म से ही प्राप्त होती है और ये जन्म के बाद उत्पन्न होती है। जबकि ये सहज प्रतिरक्षा वंशागत हेरिटेबल होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है, और ये वंशागत नहीं होती है, नॉन हेरिटेबल होती है। ये नॉन एक्वायर्ड होती है, कोई रोग कारक से क्रिया होती है
तो ये उपार्जित नहीं होती है, रोग कारक से उपार्जित नहीं होती है, जबकि ये एक्वायर्ड होती है। कोई रोग कारक या कोई टीका वैक्सीन से अनुक्रिया करने के पश्चात ये उपार्जित हो जाती है। इस तरह से ये सहज और उपार्जित, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अंतर रहा। बच्चों अब प्रतिजैविक और इंटरफेरॉन में अंतर हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिजैविक, हाँ बच्चों अब आगे दूसरा डिफरेंसेज हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा अंतर, डिफरेंसेज बिटवीन एंटीबॉडी एंड इंटरफेरॉन। एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन में क्या अंतर है इसको जानेंगे। इंटरफेरॉन भी एक तरह की प्रोटीन है और एंटीबॉडी शरीर में निर्मित प्रतिजैविक है। तो चलिए प्रतिजैविक और इंटरफेरॉन में क्या अंतर है। ये प्रतिजैविक होती है जो बच्चों ये बॉडी के अंदर वेरी स्लो गति से, धीमी गति से कार्य करती है। स्लो प्रोसेस फंक्शन होता है, धीमी गति से कार्य करती है। तो ये कैसे धीमी गति से लंबे समय तक ये कार्य करती है। ये फास्ट फंक्शन होता है। इंटरफेरॉन का वेरी फास्ट फंक्शन, कंडीशनल केस, ये विषम परिस्थिति में बहुत तीव्र गति से ये कार्य करते हैं। ये प्रतिजैविक होते हैं डोमिनेंट इन लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय में प्रभावी होते हैं। डोमिनेंट इन लॉन्ग टाइम का मतलब ये लंबे समय में प्रभावित होते हैं, अर्थात तुरंत नहीं प्रभावित होते, धीरे 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 धीरे, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने में धीरे धीरे प्रभावित होते हैं। जबकि ये अनस्टेबल डोमिनेंट होता, अस्थायी प्रभावी, अभी तुरंत डोमिनेंट हो गया और फिर ये समाप्त हो गया, अर्थात गिव द प्रोटेक्शन आवर बॉडी, हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। कैसे आगे आपको पता चलेगा एग्जाम्पल से। अगला है दीज फंक्शन इन सेल। इन सेल, कोशिका के अंदर, इन सेल्स, इसका कार्य जो होता है, एंटीबॉडी प्रतिजैविक कोशिका के अंदर कार्य करती है। कहा? इन द सेल, कोशिका के अंदर। और ये क्या होता है? दीज फंक्शन आउट ऑफ द सेल, कोशिका के बाहर ये कार्य होता है। आउट ऑफ द सेल, इंटरफेरॉन का कार्य कोशिका के बाहर होता है और प्रतिजैविक एंटीबॉडी का कार्य कोशिका के अंदर होता है। चौथा आपका अंतर है दीज आर एंटी फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस इन्फेक्शन। एंटी फंक्शन, ये जो है जीवाणु और विषाणु संक्रमण के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रतिजैविक जो है एंटीबॉडी जीवाणु और विषाणु, वायरस और बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया, जीवाणु और विषाणु दोनों के विरुद्ध जो संक्रमण होता है उसके विरुद्ध ये कार्य करते हैं प्रतिजैविक। जबकि इंटरफेरॉन बच्चों, दीज आर एंटी फंक्शन फॉर ओनली वायरस इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन केवल विषाणु संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। मेन डिफरेंसेस बिटवीन एंटीबॉडी एंड इंटरफेरॉन, याद रखिएगा कि एंटीबॉडी जो है बैक्टीरिया एंड वायरस बोथ इन्फेक्शन के विरुद्ध कार्य करता है, जबकि इंटरफेरॉन ओनली वायरस इन्फेक्शन, केवल विषाणु संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। दीज आर मेन डिफरेंसेस बिटवीन एंटीबॉडी एंड इंटरफेरॉन्स। ये जो है इंटरफेरॉन और प्रतिजैविक के बीच मुख्य 4 अंतर रहे बच्चों, इसको आप क्रम से देख लेंगे। पुनः ये धीमी गति से कार्य करता है, ये बहुत तीव्र गति से, ये लंबे समय में प्रभावी होता है, ये अस्थायी रूप से प्रभावी, इसका कार्य कोशिका के अंदर होता है और ये कोशिका के बाहर कार्य करता है। ये जो होता है इसका एंटी फंक्शन जो है बैक्टीरियल एंड वायरस इन्फेक्शन, जीवाणु और विषाणु दोनों संक्रमण के विरुद्ध कार्य करता है। और ये दीज आर एंटी फंक्शन फॉर ओनली वायरस इन्फेक्शन, और यह इंटरफेरॉन केवल विषाणु संक्रमण के विरुद्ध ही कार्य करता है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग इम्यूनिटी जो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। सक्रिय और निष्क्रिय, निष्क्रिय
प्रतिरक्षा। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि एक्टिव एंड पैसिव, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी में जब होस्ट पोषण, जब होस्ट जो है एंटीजन से क्रिया करता है, कोई भी होस्ट एंटीजन से क्रिया करता है, तो बॉडी के अंदर, बॉडी शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिए, जब किसी पोषण होस्ट किसी एंटीजन से क्रिया करता है तो बॉडी शरीर के अंदर एंटीबॉडी प्रतिजैविक का निर्माण होता है। अब उस प्रतिजैविक के द्वारा उस एंटीजन का सामना किया जाता है, उसके विरुद्ध क्रिया होती है, अर्थात बॉडी के अंदर सेल्फ सिंथेसाइज जो प्रतिजैविक होता है और उससे यदि सुरक्षा प्राप्त होती है तो उसको सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से हमारे ऊपर जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई कोई आक्रमण करता है, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रतिजैविक एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है और उससे उसको डैमेज किया जाता है। देखते हैं कि यदि वो प्रतिजैविक एंटीबॉडी वीक पड़ता है तो अलग से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अतिरिक्त एंटीबॉडी आपको दिया जाता है, आप लेते हैं, तब एंटीबॉडी सिस्टम स्ट्रांग होता है और उस रोग कारक डिजीज फैक्टर से लड़ करके उसको समाप्त करता है, अर्थात उस रोग से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। इस तरह की क्रिया को हम लोग कहते हैं सक्रिय इम्यूनिटी। ये जो है इस तरह की प्रतिरक्षा ये नॉन लिविंग कंडीशन में रह सकती है, लेकिन जब कोशिका के अंदर प्रवेश करती है, रोग कारक कोशिका के संपर्क में आती है, तो उससे ये डिजीज उत्पन्न होता है, जिसके कारण आप देखते हैं कि एंटीजन के विरुद्ध बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होने लगता है। अब बच्चों, यदि दूसरा निष्क्रिय, यदि शरीर में बना बनाया प्रतिरक्षी, बना बनाया एंटीबॉडी आपको दे दिया जाए, तो उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आप माँ का दूध, या बच्चे को माँ का दूध कहा जाता है, सर्वोत्तम आहार होता है, तो चाइल्ड को मदर मिल्क दिया जाता है। इसमें येलो कलर, पीले रंग का पदार्थ जो होता है, उसमें इम्यूनिटी होती है। वो बच्चे को डायरेक्ट इम्यूनिटी देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ये जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है माँ का दूध। इसी तरह से गर्भाशय में जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा यूट्रस गर्भाशय में विकसित होता है, तो प्लेसेंटा ऑपरा, जिसको आंवल कहते हैं, तो उस प्लेसेंटा के द्वारा भी माँ से कुछ उसे प्रतिजैविक प्राप्त होता है। तो दूध और प्लेसेंटा दोनों बच्चे को जो है पैसिव इम्यूनिटी देने का कार्य करते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस तरह से बच्चों इस रूप में जानिए कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो बॉडी में किसी रोग कारक के संपर्क में आने पर कोई होस्ट पोषक
उस प्रतिजन से लड़ने के लिए शरीर के अंदर प्रतिजैविक का स्वतः निर्माण करता है, बॉडी सेल्फ सेंसिटाइज करती है एंटीबॉडी, और पुनः उससे लड़ने की एबिलिटी रखती है, उससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसको एक्टिव सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जबकि कहीं से शरीर के अंदर बना बनाया जो है, जैसे IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए सिक्रेटरी प्रोटीन है, सिक्रेटरी प्रोटीन, ये सिक्रेटरी प्रोटीन है, स्रावी प्रोटीन, इसके द्वारा जैसे मां का दूध, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन किए। अब इसके बाद हम लोग टीकाकरण पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज आप 2-3 अंतर इस इम्यूनिटी के अंतर्गत रहा, इसको पढ़ लिए। हाँ, आज पहला दिन है, वीडियो स्टार्ट हुआ है, तो आपको सुझाव है कि पूरा वीडियो 1 से 2 बार अच्छी तरह से देखें, नोट्स को बनाएं। जिस बच्चे को, यदि नया बच्चा जुड़ रहा है व्हाट्सएप से, तो हमें सूचित करे, उसको ग्रुप वीडियो, पीछे के जितने क्लास वीडियो पढ़ाए गए हैं 12th के, वो उस नंबर पर उसको व्हाट्सएप कर देंगे। लेकिन पुनः वीडियो उसको देख करके अपने नोट को पूर्ण रूप में तैयार करें। यही हमारी आपके साथ जो है ये शुभकामना है कि अपने कार्य को पूर्ण रूप में करें, क्योंकि आगे पूरा क्लास आपका ऑनलाइन ही चलेगा और आपको अधिक से अधिक कोर्स के लिए इस वीडियो का ही सहारा लेना है। सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू।